In this second video of basic concepts of chemistry, which is the first chapter of grade 11, I will be taking up laws of chemical combination again. The part one of the same topic included laws of chemical combination, and now also I will be taking up the same thing. Now, last time मैंने कराए थे law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion. एंड नाउ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे न्यूमेरिकल नहीं है, बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन जो है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं, उस पे न्यूमेरिकल है जो मैंने पिछले वीडियो में कराए थे, वैसे ही कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे भी है. एंड नाउ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हम पढ़ेंगे, एक नया लॉ जो कि इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो वो भी हम इसमें करेंगे, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड सी किस लॉ पे बेस्ड है. So the elements X and Y form two different compounds. In the first 0.324 gram of X is combined with 0.471 gram of Y. In the second 0.117 gram of X is combined with 0.509 gram of Y. Show that these data illustrate the law of multiple proportion. अब जब मैंने आपको law of multiple proportion कराया था, मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था, मैं वही एग्जांपल देके फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि suppose there are two elements and they form two or more than two compounds. Now I'm taking carbon and oxygen. Now carbon and oxygen form two very common compounds, carbon monoxide and carbon dioxide. तो law of multiple proportion ये कहता है कि when two elements combine to form two or more compounds, then ratio of one of the elements मतलब weight की ratio of one of the elements that combines with the fixed weight of other element be a simple whole number ratio with each other. मतलब मैं एग्जांपल जो लिया है मैं वो समझाती हूँ कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन कंबाइंस विद वेट ऑफ कार्बन विच इज 12 ग्राम. सो 16 ग्राम एटॉमिक वेट है ऑक्सीजन का, कार्बन का 12 होता है. So 16 gram of oxygen combines with 12 gram of carbon to form carbon monoxide. While in case of carbon dioxide, 32 gram because दो oxygen atoms का mass होगा 32 gram. And again it combines with fixed mass of carbon that is 12 gram. So the law of multiple proportion says कि अगर कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो जो एक एलिमेंट उसमें से दूसरे के फिक्स्ड वेट से, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन 12 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 12 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, तो जो वेट है ऑक्सीजन का इन दोनों में इंडिविजुअली वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है 1:2. सो दिस इज होल ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने समझाया आपको ये है वो. ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मोर देन 2 कंपाउंड्स बनाते हैं, 3, 4, 5 कंपाउंड बनाते हैं, वी कैन टेक अप. बट आपको जब ये रेशियो निकालनी होगी किसी एक दोनों में से किसी एक एलिमेंट की, तो दूसरे की जो अमाउंट है उसको फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है. अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हमें एटॉमिक वेट्स की रेशियो लेके नहीं करना. जैसे यहाँ पे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के एटॉमिक वेट्स की रेशियो लिया. हम जो मल्टीपल प्रोपोर्शन में न्यूमेरिकल करते हैं वो हमें जो डेटा गिवन होता है उस वेट्स के अकॉर्डिंग हम रेशियो निकालते हैं एंड देन इस लॉ को प्रूव करते हैं. नाउ ये मैंने एग्जांपल्स कराए थे ऐसे मल्टीपल प्रोपोर्शन पे लास्ट वीडियो में. आई विल शेयर द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब मैं कुछ और प्रैक्टिस करवा देती हूँ मल्टीपल प्रोपोर्शन के, ताकि आपको रिवाइज हो जाए जिन्होंने वो वीडियो देखा है. Now elements X and Y form two different compounds. In the first 0.324 gram of X is combined with 0.471 gram of Y. In the second 0.117 gram of X is combined with 0.509 gram of Y. Show that these data illustrate the law of multiple proportion. अब X and Y दो कंपाउंड्स बना रहे हैं. जो X है जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें X की कितनी अमाउंट है 0.324 ग्राम एंड Y की है 0.57 ग्राम. जो सेकंड कंपाउंड है उसके अंदर X की अमाउंट है 0.117 ग्राम एंड Y की अमाउंट है 0.509 ग्राम. हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि दोनों में से किसी एक एलिमेंट की अमाउंट को फिक्स करके
दूसरे की अमाउंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे और उस पर्टिकुलर एलिमेंट की रेशो निकालेंगे दोनों कंपाउंड्स में, एंड वो रेशो सिंपल होल नंबर रेशो होगी, सिंपल रेशो होगी। ठीक है, जैसे अब मैं फर्स्ट केस में लेती हूँ। सो आई नो दैट यहाँ पे मुझे गिवन है कि 0.3 ग्राम 324 ग्राम ऑफ एक्स कंबाइंस विद हाउ मच ग्राम ऑफ वाई, it combines with 0.471 ग्राम ऑफ y। मैं यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ कि 1 ग्राम ऑफ x के साथ कितने अमाउंट में का जो आप हमारा y है वो लगेगा, कितना अमाउंट उसका कितना लगेगा। सो दिस बिकम्स दिस एंड ये आ जाएगा आपका 1.45 ग्राम। ठीक है, सेकंड में भी मैं x की अमाउंट को 1 लेके y की अमाउंट निकाल लेती हूँ। So 0.117 gram of X combines with how much gram? 0.509 gram of Y. So 1 gram of X will combine with how much amount of Y? 0.509 by 0.117 एंड ये वैल्यू आएगी 4.35 ग्राम। अब ये जो दो आई अमाउंट, इनकी रेशो सिंपल होल नंबर होनी चाहिए, सिंपल रेशो होनी चाहिए, दैट इज 1.45:4.35 एंड दिस इज 1:3 एंड यही हमें प्रूव करना था। सो दिस डेटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और एग्जांपल करते हैं। इन अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, if a certain oxide of nitrogen weighing 0.11 gram gives 56 ml of nitrogen and another oxide of nitrogen weighing 0.15 grams give the same volume of nitrogen both at STP, show that these results support the law of multiple proportion। अब आप STP पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे करेंगे जिसमें आपको STP यूज किया होगा। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर 1 atm and सॉरी टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm। ठीक है, हालांकि अब प्रेशर 1 बार चेंज हो गया है, बट जब तक आपको मेंशन नहीं हो आप प्रेशर 1 atm ही लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, एंड टेम्परेचर 273 केल्विन। उसका यहाँ पे एज सच कोई वैल्यूज का यूज नहीं है, बट यूज किस चीज का है? यूज इस चीज का है कि एसटीपी पे कोई भी गैस जो है वो जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, that volume is equal to its molecular weight if it is in the form of a molecule। मतलब at STP, now it is a nitrogen gas, so nitrogen gas कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। मतलब ये जो 22.4 लीटर है यानी कि 22400 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसका जो वेट होता है एट एसटीपी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता होनी चाहिए, ऑफ नाइट्रोजन विच इज 28 ग्राम्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इसको हमें यूज करना है। अब हमें जो गिवन है चीजें वो करते हैं। तो जो पहली ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड, इसका वेट है 0.11 ग्राम। तो 0.11 ग्राम क्या दे रही है? 56 ml ऑफ नाइट्रोजन दे रही है, राइट? जो हमारी वो है फर्स्ट केस है हमारा जो, ठीक है। हमें उसमें क्या चाहिए? मुझे उसमें चाहिए नाइट्रोजन की का वेट चाहिए, मुझे ऑक्साइड के वेट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है उसमें मुझे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की अमाउंट चाहिए। मेरे पास नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है उसका वेट है, मेरे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का वेट नहीं है। वो मैं कैसे निकालूंगी? वो मैं ऐसे निकालूंगी कि अगर इफ 22400 ml of nitrogen gas weighs how much? Weighs equal to 28 gram therefore 56 ml मिल रही है ना, यही बोला ना इन्होंने, 56 ml of nitrogen gas will weigh
28/2240 into 56. This is equal to 0.7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब दूसरी ऑक्साइड में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। दूसरी ऑक्साइड में भी जो है ऑक्साइड का वेट तो 0.15 ग्राम है, लेकिन वो कितना नाइट्रोजन गैस दे रही है, 56 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो ऑब्वियसली उसका वेट भी कितना आ जाएगा, 0.07 ग्राम आ जाएगा। तो अब मेरे पास दोनों केस में नाइट्रोजन का वेट आ गया, दोनों ऑक्साइड्स के केस में नाइट्रोजन का वेट आ गया। तो अब मैं एक बार पहले फर्स्ट ऑक्साइड का वेट लिख लेती हूँ। ऑक्साइड कितना वे कर रही है, 0.11 ग्राम। नाइट्रोजन कितना वे कर रही है, 0.07 ग्राम। सो देयरफॉर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया इस ऑक्साइड में, this is equal to 0.11 minus 0.07. So this is equal to 0.04 ग्राम। सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्साइड का वेट है 0.15 ग्राम एंड नाइट्रोजन का वेट है, अगेन वही सेम आया था क्योंकि 56 ml ही मिल रहा है इससे भी। देयरफॉर वेट ऑफ ऑक्सीजन is equal to 0.15 minus 0.07. This is equal to 0.08 ग्राम। और हमें यही चाहिए था, हमें नाइट्रोजन का वेट, हमें ऑक्सीजन का वेट, नाइट्रोजन का वेट, ऑक्सीजन का वेट चाहिए, तभी तो मैं एक के वेट को फिक्स करके दूसरे का वेट निकालूंगी और फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करूंगी। तो मैं दूसरे की जो अमाउंट आएगा उनकी रेशियो निकालूंगी, है ना, तो तभी पॉसिबल है ना। तो अब लेते हैं फर्स्ट केस वाला। फर्स्ट केस में क्या है कि 0.04 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मैं इसमें ऑक्सीजन का वेट फिक्स कर रही हूँ। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, कोई रूल नहीं है कि हमें ऑक्सीजन का वेट ही फिक्स करना है। आप चाहें तो आप नाइट्रोजन के वेट को 1 ग्राम बोल के, मतलब जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0.04 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 0.7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद हाउ मच ग्राम निकालते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि 0.7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 0.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाउ मच ऑक्सीजन। दोनों केस में फर्स्ट एंड सेकंड में ऑक्सीजन का वेट निकाल के उसकी भी रेशियो निकाल सकते हैं। दैट आल्सो प्रूव्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऑक्सीजन कंबाइंस, चलिए ये करते हैं, विद 0.7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो therefore 1 gram of oxygen will combine with 0.07 upon 0.04. This is equal to 1.75 gram. सेकेंड केस में ऑक्सीजन का वेट है 0.8, so 0.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with how much nitrogen, again तो सेम ही है, 0.7 ग्राम ऑफ nitrogen, right? Therefore 1 gram of oxygen will combine with 0.07 upon 0.08, ये आ जाएगा आपका 0.875 ग्राम। तो दोनों अमाउंट की रेशियो निकाल लीजिए, 1.75 is to 0.875, ये आ जाएगी 2:1. So hence this proves law of multiple proportion. Okay, let's solve the third numerical. 10 gram of lead on heating gave 10.78 gram of litharge. Litharge is lead oxide, PbO. Okay, 9.755 gram of red lead, that is Pb3O4, yielded on strong heating 9.545 gram of litharge, मतलब यहाँ पे भी PbO बना है। 4.87 gram of lead peroxide, it also gave this. तो हमें मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करना है, मतलब हमें तीनों केस में लेड एंड ऑक्सीजन का वेट निकालना है। इस केस में, इस केस में और इस केस में हमें चाहिए लेड एंड ऑक्सीजन का वेट, फिर किसी एक को फिक्स करके तीनों केसेस में जो है दूसरे का वेट निकाल के उसकी रेशियो निकालेंगे, एंड दैट रेशियो शुड बी सिंपल होल नंबर, तो वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आप सिंपल सा एक बात देखिए, यहाँ पे फर्स्ट केस है जैसे हमारा 10 ग्राम ऑफ लेड, इसने कितना लेड ऑक्साइड दिया, 10.78 ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड।
राइट। सो यहां पे तो मैं इजिली निकाल सकती हूं वेट ऑफ ऑक्सीजन, यहां तो इजीली आ जाएगा 10.78 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0.78 ग्राम। ये तो आ गया, लेड का वेट आ गया, इसका आ गया। सेकंड केस लेते हैं, हमारे पास है 9.755 ग्राम ऑफ रेड लेड यील्डेड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग 9.54 ग्राम ऑफ लिथार्ज। हमारे पास इस इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं आ सकता, लेकिन फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उससे आ सकता है कि अगर 10.78 ग्राम ऑफ लिथार्ज मतलब लेड ऑक्साइड कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ लेड, यही हुआ ना, क्योंकि 10 ग्राम लेड से 10.78 ग्राम लेड ऑक्साइड बना, दैट मीन्स 10.78 ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ लेड, राइट। तो कितना लिथार्ज बने सेकंड केस में, सो 9.545 ग्राम ऑफ lead oxide will contain 10 by 10.78 into 9.545 gram of lead which is equal to 8.8, ये आएगा 54 ग्राम, ये सी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ऑक्सीजन का वेट निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि जैसे मैंने पहले किया ना, तो देयरफॉर यहां से वेट ऑफ ऑक्सीजन, लेड का वेट तो आ गया, अब वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू टोटल लिथार्ज का वेट कितना है 9.545 माइनस 8.854 एंड ये आ जाएगा माइनस करके 0.691 ग्राम। अब थर्ड केस में देखिए 4.545 ग्राम लिथार्ज बना, तो जैसे मैंने पहले किया 10.78 लेड ऑक्साइड के अंदर, थर्ड केस लेते हैं 10.78 ग्राम ऑफ lead oxide has or contains या is made from, कुछ भी लिख सकते हैं, 10 ग्राम ऑफ लेड। तो थर्ड केस में कितना लिथार्ज बना, कितना लेड ऑक्साइड बना है 4.545, therefore 4.545 ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड contains 10 by 10.78 into 4.545 ग्राम ऑफ लेड एंड ये अमाउंट आ जाएगी 4.216 ग्राम। सो देयरफॉर यहां से वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4.545 माइनस 4.216, दिस इज इक्वल टू 0.329 ग्राम। तो तीनों के तीनों केसेस में हमारे पास लेड का वेट, ऑक्सीजन का वेट, लेड का वेट, ऑक्सीजन का वेट आ गया, ठीक है। क्या क्या आया लिख लेते हैं। फर्स्ट केस में लेड का वेट है 10 ग्राम एंड ऑक्सीजन का वेट है 0.78, ठीक है। सेकेंड केस में लेड और ऑक्सीजन, लेड का वेट आया था 8.854 एंड ऑक्सीजन का आया 0.691 एंड थर्ड केस में लेड एंड ऑक्सीजन, लेड का आया 4.216 एंड ऑक्सीजन का आया 0.329। और हमें क्या करना है, किसी भी एक के वेट को फिक्स करके दूसरे का वेट निकाल लेते हैं तीनों केसेस में, ठीक है ना। किसी भी एक के वेट को फिक्स करके ये हमने डिटरमिन किया डेटा। तो फर्स्ट लेते हैं, इफ 0.78 ग्राम ऑफ, मैं अगेन ऑक्सीजन का वेट फिक्स कर रही हूं, आप चाहें तो लेड का कर सकते हैं, ऑक्सीजन कंबाइंस विद या रिक्वायर्स इतने ग्राम ऑफ लेड टू फॉर्म लेड ऑक्साइड, 10 ग्राम ऑफ लेड, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिक्वायर 10 by 0.78, this is equal to 12.81 या 82 ऐसे कुछ आएगा इसका अप्रोक्सीमेटली। सेकेंड केस में क्या है 0.691 है ना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 0.691 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
combines with how much gram of lead? 8 point something आया था ना, 8.854 gram of lead. Therefore 1 gram of oxygen will combine with 8.854 upon 0.691. ये आ जाएगा अगेन 12.81 ग्राम. थर्ड केस था जिसमें आया था 0.329 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4.216 ग्राम ऑफ लेड. 0.329 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with 4.216 gram of lead. Therefore 1 gram of oxygen combines with 4.216 upon 0.329 and this is again equal to 12.81 gram. So तीनों में अमाउंट कितनी आ गई लेड की? 12.81 is to 12.81 is to 12.81. This is 1:1:1. ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर थर्ड और मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब करते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बार इसकी जो है ना डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं जिससे I will get the space to solve this numerical. Okay, एक पेज मैं वो एक्सप्लेनेशन के लिए एक पेज ऐड कर रही हूँ. तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पहले मैं समझा देती हूँ. ठीक है, ओके, चलिए आ गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? मैं अगेन वही बोलूंगी कि जब भी मैं थ्योरी पार्ट की बात करूं अपने पास बुक रखा कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे थ्योरी अच्छे मतलब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ. तो आपको डेफिनेशन में लिख के नहीं दूंगी यहाँ पे, राइट? तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैं बताऊंगी वर्बली एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. सो इट सेज when two different elements combine separately with the same weight of a third element, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of ratio in which they combine with each other. क्या मतलब हुआ इसका? when two different elements combine separately with the same weight of a third element. जैसे for example सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ले लेते हैं. सल्फर एंड ऑक्सीजन जो है ये सेपरेटली कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म, सल्फर बनाता है H2S. मैं कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रही, मैं जैसे एक बात बता रही हूँ, H2. ठीक है, थर्ड एलिमेंट के सेम वेट के साथ. देखिए सेम वेट है इसमें और इसमें. हाइड्रोजन थर्ड एलिमेंट है. क्या बोला मैंने? when two different elements sulfur and oxygen combine separately with the same weight of third element. This is our third element. And same weight of hydrogen है कि नहीं आप खुद देख लीजिए. इसमें हाइड्रोजन का एक एटम का मतलब एटॉमिक वेट होता है 1, तो 2 है तो 2, तो यहाँ पे कितना वेट है? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. तो सल्फर एंड ऑक्सीजन जो भी थर्ड एलिमेंट है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके साथ जब कंबाइन कर रहे हैं, दे आर कंबाइनिंग विद इट सेम वेट, मतलब 2-2 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम. मतलब अब ये जो दोनों एलिमेंट्स है सल्फर और ऑक्सीजन, इनकी खुद की रेशो क्या है? मतलब इनके खुद के एटॉमिक वेट्स की रेशो क्या है? सल्फर एंड ऑक्सीजन के इन दोनों में क्या रेशो है? सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16. क्या रेशो है ये? 2:1. ठीक है, द रेशो इन विच दे डू सो विल बी द सेम और
some simple multiple of the ratio in which they combine with each other. अब सल्फर एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड. तो इसमें सल्फर एंड ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? 1:, जस्ट अ सेकंड, 32 है सल्फर का एटॉमिक वेट, एंड इसका कितना है? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 32, दैट इज 1:1. क्या बोले ये डेफिनेशन? कहती है द रेशियो इन विच दे डू सो, दिस इज द रेशियो इन विच they are combining with the third element. सल्फर 32 ग्राम के हिसाब से कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, दोनों का सेम वेट 2 ग्राम है हाइड्रोजन का. तो इन दोनों की रेशो, इन दोनों कंपाउंड्स में जो आ रही है 2:1 आ रही है. द रेशो इन विच दे कंबाइन yeah in which they do so will be the same तो नहीं आ रही, डिफरेंट है, सेम होगी, या सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर. ऑब्वियसली यहाँ पे 2:1 है, यहाँ पे 1:1 है. तो अगर मैं, तो दिस इज ऑब्वियसली ना, इधर सेम नहीं होगी, या तो सेम आ सकती है, किसी किसी केस में ये 1:1 या 2:1 दोनों आ जाएगी, लेकिन और it will be some simple multiple of the ratio in which they combine with each other. अब मैं आपको और एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ ये. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम इन दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं तो इनकी हम आपस में रेशियो निकाल लेते हैं, दैट बिकम्स 2:1. So this shows that law of reciprocal proportion holds true in this case. मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक डायग्राम के साथ. वेट फॉर अ वाइल. जैसे मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगी ना, ये आपको और समझ आ जाएगा. ठीक है, हम एक ट्राइंगल की फॉर्म में जनरली इनको लिखते हैं कि sulfur and oxygen are combining separately with hydrogen. यहाँ पे बन रहा है H2S, यहाँ पे बन रहा है वाटर ऑन द इंडियन, ये आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे सल्फर जब कंबाइन कर रहा है, ये हाइड्रोजन के 2 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, जब ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है ये भी 2 ग्राम से कंबाइन कर रहा है. तो जो इन दोनों वेट्स की रेशियो है सल्फर ऑक्सीजन के, इसमें 32:16, और यहाँ पे जो ये कंबाइन कर रहा है that is 32:32. These ratios will either be same or they will be simple multiple with each other. They will combine with they will be simple multiple of the ratio in which they combine with each other. बस यही हमने प्रूव करा, दिख ही रहा है हमें यहाँ से, यहाँ पे 2:1 आ रही है, यहाँ पे 1:1 आ रही है. सो अब मैं एग्जाम्पल कराती हूँ, आपको समझ आ जाएगा न्यूमेरिकल, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा इसका. सो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 27.27% carbon. Carbon disulfide contains 15.79% of carbon, and sulfur dioxide contains 50% of sulfur. Are these figures in agreement with the law of reciprocal proportion? So 3 compounds है, carbon dioxide, carbon disulfide and sulfur dioxide. अब देखिए ऑक्सीजन एंड सल्फर जब कार्बन से कंबाइन करते हैं सेपरेटली, तो कार्बन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सल्फर के साथ कंबाइन करके बनता है कार्बन डाइसल्फाइड. एंड जो सल्फर एंड ऑक्सीजन है वो आपस में कंबाइन करके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड. तो ऐसा बना हमारा ट्रायंगल. तो हमारा जो कॉमन एलिमेंट है वो है हमारा कार्बन. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एटॉमिक, जैसे मैंने एटॉमिक वेट्स लेके समझाया था ना आपको एक पीछे, अब हम वो नहीं करेंगे, अब हम इन परसेंटेजेस को यूज करेंगे. सो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 27.2% कार्बन है, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 72.73% हो जाएगी.
ऑक्सीजन, राइट। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर 15.79% कार्बन है, तो सल्फर कितनी हो जाएगी 84.21%, राइट। एंड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अगर 50% सल्फर है तो ऑक्सीजन होगी 50%। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऑक्सीजन एंड सल्फर की अमाउंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की अमाउंट है, जो सल्फर की अमाउंट है कार्बन डाइसल्फाइड में, मुझे इन दोनों की अमाउंट की रेशो निकालनी है, जो कि सल्फर और ऑक्सीजन की यहाँ पे रेशो है, या तो वो सेम हो उसके जैसा हो या फिर सिंपल मल्टीपल हो उस रेशो का। तो लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने ये बोला था डेफिनेशन में कि when two different elements combine separately with the third element with the fixed weight of third element, मतलब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 72.73% कंबाइन कर रहा है, अमाउंट में है 27.2% कार्बन है उसके साथ, लेकिन जो कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर एंड कार्बन की अमाउंट है, उसमें जो सल्फर है वो 15.79% कार्बन से कंबाइन कर रहा है। मतलब मुझे कार्बन की अमाउंट फिक्स करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन की अमाउंट निकालनी पड़ेगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फर की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, फिर उसका रेशियो निकालूंगी। नहीं तो आप खुद देखिए, अगर आप 72.73 और 84.21 का रेशियो निकालेंगे, क्या वो सिंपल नंबर रेशियो आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज कार्बन की अमाउंट यहाँ पे फिक्स नहीं है, दैट आई हैव टू फिक्स। तो क्या करेंगे, अगर 100% है ना, सो इफ देयर इज 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम्स ऑफ ईच कंपाउंड, जो भी है हमारे पास तीनों के तीनों सभी 100 ग्राम है, क्योंकि परसेंटेज दी है ना तो उस हिसाब से हम 100 ग्राम लेते हैं। देन फर्स्ट केस में किसकी अमाउंट फिक्स करनी है, कार्बन की फिक्स करनी है। तो 27.27 ग्राम ऑफ कार्बन combines with how much gram of oxygen, combines with 72.73 grams of oxygen, then 1 gram of carbon will combine with 72.73 अपॉन 27.27, ये आ जाएगा 2.67 ग्राम। इसी तरह से सेकंड केस में कार्बन की अमाउंट फिक्स करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के केस में कि 15.79 ग्राम ऑफ कार्बन combines with how much gram of sulfur, 84.21 grams of sulfur, therefore 1 gram of carbon will combine with 84.21 over 15.79, so this is equal to आ जाएगा 5.36 ग्राम। सो सल्फर एंड ऑक्सीजन की रेशो क्या आ गई दोनों के अंदर, सल्फर आया हमारा 5.436 एंड ऑक्सीजन हमारा आया था पीछे 2.67, तो ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2:1। और सल्फर डाइऑक्साइड में कितना है अमाउंट, 50:50, दैट इज 1:1। तो ये हम इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे जो आई, दिस बिकम 2:1। सो यस, ये जो है दिस डेटा प्रूव्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए सिंपल यहाँ पे भी आया इस और यहाँ पे ये आया, ठीक है। अगला करते हैं, phosphorus trichloride contains 22.57% phosphorus. Phosphine contains 91.18% of phosphorus, while hydrogen chloride gas contains 97.23% of chlorine. Prove by calculations which law is illustrated by these data. साफ दिख रहा है कि ये जो है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात हो रही है, एग्जैक्टली जो मैंने प्रीवियस मेंशन किया वही है। ये PCl3 में जो है फॉस्फोरस कितनी है, 22.57% फॉस्फोरस है, तो क्लोरीन कितनी हो जाएगी 100 में से माइनस करके 77.43%। फॉस्फीन यानी कि PH3 में फॉस्फोरस है 91.8% फॉस्फोरस है, तो हाइड्रोजन हो जाएगी 8.82% हाइड्रोजन।
एंड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl में 97.23% हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन हो जाएगी 2.77% हाइड्रोजन। अब ये क्या चीज है, ये ऐसे है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इंडिविजुअली कंबाइन करते हैं, एक बनाता है PCl3 और हाइड्रोजन बनाता है फॉस्फीन, और नीचे ये कंबाइन करके बना रहे हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl बना रहे हैं। सो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे हमारा हो गया फॉस्फोरस। जब PCl, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि जो इनकी रेशो है आपस में, ठीक है, और जो यहाँ पे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन की जो रेशो है वो या तो सेम है या फिर सिंपल मल्टीपल है ईच अदर का, एंड उसके लिए हमें फॉस्फोरस की अमाउंट फिक्स करनी पड़ेगी। एक में 22.57 है, एक में 91.18 है, तो वही 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड मान लेते हैं ईच कंपाउंड। तो फर्स्ट केस में आ जाएगा 22.57 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस कंबाइंस, आप पूरा लिखिएगा, पी नहीं लिखिएगा, आप फॉस्फोरस लिखेंगे, फॉस्फोरस कंबाइंस विद 77.43 ग्राम ऑफ क्लोरीन, therefore 1 gram of phosphorus will combine with 77.43 upon 22.57, ये आ जाएगा 3.43 ग्राम, ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ क्लोरीन। सेकेंड केस में हम अगेन फॉस्फोरस की अमाउंट फिक्स करके हाइड्रोजन की अमाउंट निकाल लेते हैं। सो सेकेंड केस में है कि 91.18 ग्राम ऑफ phosphorus combines with 8.82 grams of hydrogen, therefore 1 gram of phosphorus combines with 8.82 upon 91.18, this is equal to 0.0976 grams of हाइड्रोजन। अब हमारे पास हाइड्रोजन एंड HCl की रेशो हम यहाँ निकालेंगे, एंड हाइड्रोजन एंड HCl की जो हमें परसेंटेज दी हुई है वहां निकालेंगे। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन 0.0967, H2 क्लोरीन आया था पीछे 3.43। सेकेंड केस में है हमारे पास हाइड्रोजन 2. ये जो हमें गिवन थी यहाँ पे 2.77, एंड यहाँ पे है क्लोरीन की अमाउंट है 97.23। जब आप निकालेंगे आएगी 1:35, 1:35। तो ये आ गई हमारी सिंपल अप्रोक्सीमेटली 35 आएगी, मतलब सिंपल मतलब सेम रेशो आ गई दोनों की, ठीक है। तो ये था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये हमने एक्सप्लेन प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है 61.8 ग्राम ऑफ A combines with 80 ग्राम ऑफ B, 30.9 ग्राम ऑफ A combined with 106.5 ग्राम ऑफ C, B and C combine to form CB2. Atomic weights of C and B are respectively 35.5 and 6.6. Show that the law of reciprocal proportion is obeyed. Okay. क्या कहा है समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है A के साथ, A जो है B के साथ कंबाइन करके बनाता है कोई कंपाउंड, हमें नहीं पता क्या कंपाउंड बना रहा है, कंबाइन करके बनाता है एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड C के साथ कंबाइन करके बनाता है, एंड देन B और C आपस में कंबाइन करके बनाते हैं CB2। C का जो है एटॉमिक वेट वो है 35.5 एंड B का है 6.6।
6। अब जब A एंड B कंबाइन करते हैं तो ऐसे कंबाइन करते हैं कि 61.8 ग्राम ऑफ A एंड 80 ग्राम ऑफ B। मैंने आई थिंक कुछ गलत किया ना, नहीं सही किया, हाँ 80 ग्राम ऑफ B। एंड जब हमारे A एंड C कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसा है कि 106.5 ग्राम ऑफ A कंबाइन कर रहा है, नहीं 106.5 नहीं है, A की अमाउंट गलत लिखी है मैंने, A की है 30.9 ग्राम, C है ये 106.5 ग्राम ऑफ C। अब इसमें रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कैसे प्रूव करेंगे? ऐसे करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट केस है, जैसे हमारा ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है, तो जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें हम अगेन A के वेट को फिक्स करके B का वेट निकाल लेंगे। सिमिलरली सेकंड कंपाउंड में हम A के वेट को फिक्स करके C का वेट निकाल लेंगे, तो इन दोनों के वेट्स की रेशो आ जाएगी जो भी वेट्स आएंगे। एंड उसके बाद थर्ड के लिए हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, हमें ये गिवन है कि वो कंपाउंड CB2 है, ठीक है, और हमें एटॉमिक वेट्स गिवन है, तो यहां से हम स्ट्रेट अवे एटॉमिक वेट्स को यूज करके जो रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए थर्ड कंपाउंड है हमारा CB2, C का वेट है 35.5, B का वेट है 6.6, तो इनके वेट्स की रेशियो क्या हो गई, C/B की रेशियो क्या हो गई इसके अंदर, C/B 35.5/6.6 इंटू 2 ना, यहाँ पे जो आपका B है वो 2 टाइम्स है ना, तो दिस इज इक्वल टू 13.2, तो ये हो गई 13.2, तो ये रेशो आ गई। तो जो ये रेशो आएगी, ये रेशो जो भी आएगी ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आएगी अप्रोक्सीमेटली 2.67:1 ऐसे आएगी। तो जो अब हम यहाँ पे निकालेंगे ना B एंड C की रेशो, वो भी यही आनी चाहिए, तो दिस विल प्रूव लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, 61.8 ग्राम ऑफ A combines with 80 ग्राम ऑफ B, तो A के वेट को फिक्स करते हुए A combines with 80 by 61.8, दिस इज इक्वल टू 1.29 ग्राम ऑफ B। सेकेंड केस में 30.9 ग्राम ऑफ A combines with 106.5 gram of C, therefore 1 gram of A will combine with 106.5 upon 30.9, this is equal to 3.5 gram of C। अब यहाँ पे निकालिए, मैंने C एंड B की रेशियो निकाली थी, B एंड C की, C एंड B ना, तो पहले मैं C लिख लेती हूँ, C/B, C आया 3.5, ये 3.45 आएगा, 3.45, 3.45 is to 1.29, ये आएगा 2.67 is to 1। जो हमने पीछे निकाला था वो भी यही था, अभी भी जो C और B का रेशियो निकाला है वो भी आया है सेम, सो ये प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, two oxides of a certain metal were separately heated in a current of hydrogen until constant weights were obtained. The water produced in each case was collected, okay, and weighed. It was observed that 1 gram of each oxide gave 0.125 gram and 0.263 gram of water respectively. शो दैट डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये वापस मल्टीपल प्रोपोर्शन का न्यूमेरिकल आ गया, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, वही हमें अब यहाँ करना पड़ेगा। गिवन क्या है पहले समझ लेते हैं। टू ऑक्साइड्स ऑफ सर्टेन मेटल वर सेपरेटली हीटेड
इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन अंटिल कांस्टेंट वेट्स फॉर ऑब्टेन। दो कोई मेटल की ऑक्साइड्स को हीट किया ताकि जो है हाइड्रोजन की वजह से कर रहे हैं, तो मतलब हम रिडक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। और क्या होगा, सिंपल सी बात है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे एक्सो कोई ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो ये बनेगा, राइट। यही बात इन्होंने कही है, ये हमारी ऑक्साइड है, कोई मेटल ऑक्साइड है, इसको हम हीट कर रहे हैं। दो ऑक्साइड्स है, मैंने एक एग्जांपल, एक ऑक्साइड है कोई भी एक्सो, किसी भी मेटल की, मेटल एक्स की, इनको हीट किया हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अंटिल कांस्टेंट वेट्स वर ऑब्टेन्ड, ठीक है। द वाटर प्रोड्यूस्ड, ये हमारा वाटर प्रोड्यूस हुआ है, इन ईच केस वाज कलेक्टेड एंड वेट। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 1 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ, सपोज दो ऑक्साइड है, ऑक्साइड ए gave 0.1254 gram of water and 1 gram of oxide, suppose दूसरी है B, it gives 0.2263 grams of water। जो मैंने ये बताया ना, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए लिया कि आपको बताऊं कि हो क्या रहा है, बेसिकली मेटल बन रहा है और वाटर बन रहा है। हमारा टारगेट क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमारा टारगेट होता है कि जो दो ऑक्साइड्स हैं, जो भी दोनों ऑक्साइड्स हैं, हम उसमें दोनों एलिमेंट्स, मेटल एंड ऑक्सीजन, ऑक्साइड किसकी बनी है, एक मेटल है दूसरा ऑक्सीजन है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स है यहाँ पे, तो हम दोनों में मेटल एंड ऑक्सीजन का वेट निकालें, फिर किसी एक के वेट को फिक्स करके जो दूसरे का वेट है उसकी रेशो निकालें, वो सिंपल रेशो होनी चाहिए। हमारा टारगेट ये होता है। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि हम ये जो भी हमें दिया हुआ है, इस सारे के अंदर हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें कि 1 ग्राम ऑक्साइड में कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्साइड ए में, एंड 1 ग्राम ऑक्साइड बी में कितनी ऑक्सीजन है, एंड दोनों में कितनी मेटल है। वो कहां से आएगा, वो आएगा हमारा इस डेटा से, वाटर के अमाउंट से। कैसे, आपको पता है H2O जो होता है, इसमें 18 ग्राम ऑफ जो वाटर होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, सॉरी, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मच ऑक्सीजन, 16 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम है, तो एक एटम है, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो जितनी भी ऑक्साइड से, ऑक्साइड ए है या बी है, उससे जितनी भी ऑक्सीजन वाटर में गई है, वो सारी ऑक्सीजन वाटर, जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसमें ऑक्साइड ए में, वो सारी की सारी कहाँ चली गई है, वो सारी की सारी वाटर में चली गई है। तो यानी कि 0.1254 ग्राम जो वाटर आया, उसमें जितनी भी ऑक्सीजन है, दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ए। इन द सेम वे 0.2263 ग्राम ऑफ वाटर में जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, that is the amount of oxygen that was present in 1 gram of oxide B। तो अब हमें वही निकालना है। सो अब हम क्या लेते हैं, ऑक्साइड ए का केस ले लेते हैं पहले, ऑक्साइड ए। नाउ 18 ग्राम ऑफ H2O contains is equal to 16 gram of oxygen, therefore 0.1254 gram of water will contain 16 by 18 into 0.1254 gram, which is equal to 0.1147 ग्राम आ गया हमारा ऑक्सीजन का वेट ऑक्साइड ए में। सिमिलरली ऑक्साइड बी में निकाल लेते हैं, ऑक्साइड बी। नाउ 18 ग्राम ऑफ वाटर, 16 ग्राम ऑफ, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्साइड बी का वाटर का वेट कितना आया था ऑक्साइड बी से, 0.2263 ग्राम। तो 16 अपॉन 18 इंटू 0.2263, यह आ जाएगा 0.20115 ग्राम। अब दोनों केसेस में, दोनों ऑक्साइड में मेरे पास किसका वेट आ गया, ऑक्सीजन का। नाउ फर्स्ट केस में वेट ऑफ ऑक्साइड क्या है, 1 ग्राम है, वेट ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू 1 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना निकाला है मैंने, 0.1147 ग्राम, 0.1147 ग्राम। Therefore weight of metal
1 minus 0.1147. So that is equal to 0.8853 gram. In the second case, ये हमारी थी A ऑक्साइड, अब हमारी है B ऑक्साइड. वेट ऑफ ऑक्साइड तो 1 ग्राम ही है क्योंकि दोनों ऑक्साइड्स के 1 ग्राम लिए हैं. वेट ऑफ ऑक्सीजन हमने निकाला ऊपर, ये रहा 0.20115 ग्राम. Therefore, weight of metal 1 minus 0.20115. This is equal to, मैं काम कर रही हूँ, मैं इसको बस यहाँ तक ले रही हूँ, 4 डिजिट्स तक ले रही हूँ, तो 0.7989 ग्राम ऑफ मेटल आ गया. अब मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों वेट्स आ जाएंगे, हमारे पास आ गया ऑक्सीजन का वेट, मेटल का वेट, ऑक्सीजन का वेट, मेटल का वेट, तो मैं क्या करूंगी, किसी भी एक के वेट को फिक्स करके दूसरे का वेट निकालूंगी, फिर उसकी रेशियो निकालूंगी. सो फर्स्ट केस में अगर मैं ऑक्सीजन का वेट फिक्स कर देती हूँ, मतलब 0.47 ग्राम ऑफ 1147 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद कितने ग्राम ऑफ आया था 0.8853 ग्राम ऑफ मेटल टू फॉर्म ऑक्साइड ए या ऑक्साइड 1, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 0.8853 अपॉन 0.1147. दिस विल बी 1 पॉइंट, नहीं ये आएगा नॉट 1 पॉइंट, ये आएगा 7.718 ग्राम. इन दिस वे सेकेंड वाले में 0.2011 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद कितना आया था मेटल का वेट 0.7989 ग्राम ऑफ मेटल, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 0.7989 अपॉन 0.2011, ये आ जाएगा 3.99 ग्राम. सो इन दोनों की रेशियो निकालेंगे, इन दोनों की 7.718 is to 3.99, ये अप्रोक्सीमेटली 4:2 नॉट 4:2:1 आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 8 हो जाएगा, 8:4. हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो 2:1 हो गया. ठीक है, सो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7. नाउ नेक्स्ट है कॉपर सल्फाइड कंटेन्स 66.5% कॉपर. Copper sulfide contains 66.5% copper. Copper oxide contains 79.9% copper, and sulfur trioxide contains 40% sulfur. Show that this data illustrates the law of reciprocal proportion. अब ये न्यूमेरिकल आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको इसका एक वो दे देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कि कॉमन मेटल हमारा एलिमेंट हमारा कॉपर है. ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में ऐसे है कि कॉपर एक बार कंबाइन कर रहा है, कॉपर सल्फाइड बना रहा है सल्फर के साथ, और दूसरी जगह बना रहा है कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ बना रहे हैं ये सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, कॉपर सल्फाइड में 66.5% अगर कॉपर है तो सल्फर कितना होगा 33.5%. एंड कॉपर ऑक्साइड में अगर 79.9% कॉपर है तो 20.1% होगा ऑक्सीजन. एंड अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड में 40% सल्फर है तो होगा 60% ऑक्सीजन. राइट, तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, सल्फर एंड ऑक्सीजन की जो है इन दोनों में फिक्स्ड वेट, कॉपर के फिक्स वेट के साथ उनका फिक्स वेट निकाल लेना, जैसे मैंने पहले किया कि 66.5 ग्राम कॉपर के लिए 33.5 ग्राम सल्फर चाहिए, तो 1 ग्राम कॉपर के लिए कितना सल्फर लगेगा निकाल लेंगे. इन द सेम वे 79.9 ग्राम कॉपर के लिए 20.1 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 ग्राम कॉपर के लिए कितना लगेगा निकाल लेंगे. तो उनकी रेशो आ जाएगी यहाँ पे सल्फर एंड ऑक्सीजन की जो भी आएगी. एंड फिर यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड में कितनी है 40:60, दैट इज 2:3. ये रेशो और ये रेशो जो है वो सिंपल या तो सेम आएंगी या सिंपल मल्टीपल आएगी. मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो आएगी वो 2:1 आएगी, तो 2:1 बाय 2:3, तो ये बन जाता है 3:1. राइट, तो ऐसे आएगा. आप सॉल्व ये खुद करेंगे न्यूमेरिकल. ठीक है, सो
लेट मी सी इफ आई कैन टेक अप सम मोर न्यूमेरिकल ऑन द सेम, या फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूं, बिकॉज देयर आर टू मैनी, दिस वीडियो इज गेटिंग टू लॉन्ग। चलिए करते हैं न्यूमेरिकल। और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन 23.45% कॉपर एंड 36.07% वाटर। If the law of constant proportion is true, then calculate the weight of copper required to obtain 40 gram of crystalline copper sulfate. Now, what is law of constant proportion? Copper sulfate crystals, copper sulfate के जो crystals होते हैं, they are copper sulfate 5H2 होता है, ठीक है। इसके अंदर 25.45% कॉपर है, ये बोल रहे हैं, 36.07% वाटर है। सल्फेट की अमाउंट हमारे पास नहीं है, हमें सिर्फ कॉपर एंड वाटर की दिया, 100 में से माइनस करके निकाल सकते हैं अगर हमें जरूरत हो तो। कहा क्या इन्होंने हमें, इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू देन कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 40 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। अब ये बोल रहे हैं कि 40 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करने के लिए हमें वेट ऑफ कॉपर कैसे पता चलेगा, हम कितना कॉपर का वेट लें। सिंपल सी बात है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कॉपर कोई भी कंपाउंड को जिस भी सोर्स से बनाओ, जिस भी सोर्स से लो, उसमें जो उनके एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो अमाउंट होती है वो फिक्स्ड होती है, जो अमाउंट होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। सो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कहीं कहीं से भी बने, उसमें जो अमाउंट होगी वो फिक्स होगी, मतलब उनकी जो रेशो होगी जो एलिमेंट्स की वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो अगर हम यहाँ कह सकते हैं इस केस में कि दैट मीन्स 100 ग्राम अगर कॉपर है, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स है, उसमें अगर 25.45 ग्राम कॉपर है तो उसको यूज कर सकते हैं हम 40 ग्राम क्रिस्टल्स के लिए कॉपर निकालने में। सो इफ द हम ये बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू, बिकॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन holds true, therefore we can say कि if 100 ग्राम of crystals contain, यहाँ दिख रहा है ना contain, ये तो हमें निकल आया है, हमें गिवन है, सॉरी, contain 25.45 ग्राम ऑफ कॉपर, तो हमें कितना बनाना है, therefore 40 gram of crystals will have 24.45 upon 100 into 40. This is equal to 10.18 gram of copper. तो आ गया ना, ये हम इनको प्रोपोर्शनेट कर पाए हैं 100 से 40 को, बिकॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन ट्रू है, तभी तो कर पाए हैं ये, राइट। तो चलिए लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अगेन सेम वही फ्रॉम द, जैसे पहले हमने समझा लेकिन न्यूमेरिकल डिफरेंट है ये, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 0.32 ग्राम ऑफ सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस 2 to 4 ml of sulfur dioxide at NTP. Again NTP and STP सेम होते हैं। A metal sulfide reacts with a mineral acid to give, ये गलत है, ये है सबस्क्रिप्ट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच कंटेन्स 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, कि हमें ये प्रूव करना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे है और जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे है, ठीक है, उसके अंदर जो सल्फर एंड ऑक्सीजन की जो रेशो है वो सेम है, ठीक है। A metal sulfide reacts with a mineral acid to give sulfur dioxide gas which contains 50% sulfur and 50% oxygen. तो पहले हम फर्स्ट केस में निकाल लेते हैं 0.32 ग्राम ऑफ सल्फर on burning produces 244 ml of sulfur dioxide at NTP. अब सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 64 ग्राम। दैट मीन्स मैंने बताया था कि जो ये वॉल्यूम होती है 2240 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP और NTP
weighs equal to its molecular weight, which is 64 gram. Therefore, 224 ml of sulfur dioxide will weigh 64 by 2240 into 224. This is equal to 0.64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. मैंने किया क्या है, मेरे को ये पता है फर्स्ट केस में 0.32 ग्राम सल्फर की अमाउंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस जब सल्फर डाइऑक्साइड बनी 224 ml उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है. उसको निकालने के लिए मुझे सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट लगेगी, तभी तो मैं सल्फर एंड ऑक्सीजन की अमाउंट की रेशियो निकाल सकूंगी फर्स्ट केस में. एंड सेकंड केस में तो बहुत ही इजी है, 50% सल्फर 50% ऑक्सीजन, तो 50:50 हो गया रेशियो. लेकिन फर्स्ट केस में मुझे नहीं पता कि सल्फर की अमाउंट तो गिवन है लेकिन ऑक्सीजन की नहीं गिवन है. उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सल्फर डाइऑक्साइड की वॉल्यूम गिवन से मैंने वेट निकाल लिया कि मुझे पता है कि 22.4 लीटर और 22400 ml of sulfur dioxide and NTP weighs equal to its molecular weight, which is 64 gram. So 224 ml of sulfur dioxide will weigh 0.754 gram, 0.64 gram. Therefore, weight of oxygen, sulfur का weight तो ऊपर है, so weight of oxygen 0.64 minus 0.32, so 0.32 ग्राम. तो यहाँ पे 0.32 ग्राम सल्फर, 0.32 ग्राम ऑक्सीजन, तो रेशो क्या होगी, सल्फर इज टू ऑक्सीजन 0.32 is to 0.32, that is 1:1. एंड सेकेंड केस में तो गिवन ही है क्लियरली कि a metal sulfide reacts with the mineral acid to give sulfur dioxide gas. हमें रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें इतना पता है कि एक रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है जिसमें 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे रेशो क्या हो गई, 1:1. एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन यही कहता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो नो सॉरी आई वाज स्विचिंग टू मल्टीपल प्रोपोर्शन. डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि जब कोई भी कंपाउंड किसी भी दो एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट से बनता है, तो जो वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी रेशो हमेशा जो होती है, उनके अमाउंट की रेशो, उनके वेट की रेशो हमेशा फिक्स रहती है. मतलब कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ पे, वो कैसे भी बन रहा हो सल्फर डाइऑक्साइड, वो फर्स्ट केस से या सेकंड केस से, उसमें जो उसके एलिमेंट्स है सल्फर एंड ऑक्सीजन, उनकी रेशो हमेशा फिक्स रहेगी 1:1. ये तो दो एग्जांपल हैं. सल्फर डाइऑक्साइड गैस कभी भी प्रोड्यूस हो, किसी भी वे में बने, तो उसके एलिमेंट्स की रेशो कांस्टेंट रहेगी. दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. सो दिस वाज अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अभी के लिए. एंड देन नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ और मिक्स न्यूमेरिकल लूंगी सभी लॉज पे. देयर विल बी वन मोर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज द थर्ड वीडियो, दैट विल बी द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर.